तो सबसे पहले इन केस इफ आई टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज आकाश कंदोई, सीए हूँ, डिप्लोमा इन IFRS कर रखा है, ऑल्सो CFA लेवल 3 कैंडिडेट। उसके अलावा अनअकैडमी पे होते हैं दो तरह के प्लान्स आपके लिए, होता है स्पेशली एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस में आपको लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा, आइकॉनिक में आपको उसके बाद किताब भी फ्री मिल जाएगी। लेकिन मेरी किताब अनअकैडमी देगा नहीं, बट किसी और प्रोफेसर के FR की किताब आपको दे देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम बन जाएगा। कोड आप FR में देके यूज करोगे, बढ़िया बढ़िया आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर कैन ऑल्सो वॉच फ्री स्पेशल क्लासेस, जिससे आप क्रेडिट अर्न कर सकते हो, जो आप सब्सक्रिप्शन खरीदते समय रिडीम कर सकते हो। कोड FR में देके हर जगह लगा देने का। उसके अलावा अगर हम अनअकैडमी की बात करें, ड्रीम टीम की कौले कौले लौंडे लोग सबके सब। और उसके अलावा अगर हम बात करें मेरे बैच की डिटेल्स की, तो कॉम्प्रिहेंसिव भी है और फास्ट ट्रैक भी है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोक्सीमेटली 220 आवर्स, फास्ट ट्रैक अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स। तुम्हारी जिंदगी का सब भला इसी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू मी। आगे बढ़ जाते हैं। टाइम पास, चलो ठीक है। अच्छा, अब अपन इंडिया 36 की तरफ बढ़ते। 36 में मेरे को है ना एकदम गट फीलिंग है। जैसे मेरे को 16 के लिए गट फीलिंग आती है, वैसे 36 के लिए मेरे को गट फीलिंग आती है कि ये आपके नवंबर 22 के पेपर में आ जाएगा। ठीक है, मेरे को ऐसा गट फीलिंग आता है, तो आप करके जाने का इसको। ठीक है, आगे अब अपन कौन से क्वेश्चन करना है, अगर आपके पास लिस्ट है तो मुझे बताते हुए चलना फटाफट से। सबसे पहला जो ढंग का क्वेश्चन अपने लिए करने के लिए आता है वो होता है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा 10 की तरफ बढ़ेंगे। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। LDR मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। ठीक है, और पक्का ये अच्छा वाला क्वेश्चन है ना? हाँ, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्या बोलता है देख लो। सबसे पहले बोलता हूँ 1 अप्रैल 11 वीनस लिमिटेड एक्वायर्ड 100% ऑफ सैटर्न फॉर 4 lakhs। द फेयर वैल्यू ऑफ INA ऑफ सैटर्न वाज 3,20,000। बराबर कितना एक्वायर किया? पूरा का पूरा 100% एक्वायर किया 4 लाख में। INA कितना एक्वायर किया? 3,20,000। तो गुड्डू कितना बचा? 80,000। ठीक है, खुद निकल के दे दिए। आगे, Saturn Limited in its coal mining business on 31st March 13, the government has cancelled the license in its few states। अपन ने 1 अप्रैल को एक्वायर किया है, अब 31 मार्च 13 की बात कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आना पड़ेगा। थोड़ा नीचे क्वेश्चन में जाओगे तो आपको लाइफ 20 ईयर्स की दी हुई है, तो अपन अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन के थोड़ा काम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इधर आ जाओ। सबसे पहले अपने पास ये सीजू वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अब क्योंकि अपन रिवाइज कर रहे हैं तो अपन फटाफट से कर सकते हैं। सीजू में आपके पास दो चीज है, एक है अदर असेट्स, फटाफट से स्क्रिबल करोगे आप सब मेरे साथ, और एक है गुड्डू। ठीक है, स्क्रिबल सबके सब लोग करेंगे, मेरा शक्ल कोई देखेगा नहीं, पहले बता रहा हूं मैं आपको। आप सबको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इधर ध्यान रखना मेरी बात का। ठीक है, तो अदर असेट कितने अपने पास? 3,20,000 का कैरिंग अमाउंट है। इसकी लाइफ कितनी है? 20 ईयर्स। और गुड्डू कितना है? 80,000 का है अपने पास। अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट कब की है आपकी? ये 1/4/11 की है। अपने को कितने साल तक डेप्रिशिएट करना है? 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहां कितना आएगा? 32,000 आएगा। और गुड्डू को येडी की तरह कर मत देना डेप्रिशिएट। तो आपका 31 मार्च 13 का कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? परफेक्ट आंसर कंसेंट, इट विल बी 2,88,000। और यहां कितना रहेगा? 80,000। बराबर आपका टोटल कितना हो जाएगा? आपका टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब बताओ जरा? 3,68,000। बराबर, डन एंड डस्टेड। यहां तक अपना हो गया। आगे बात कर लेते हैं और क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। अपने को कहता है हाँ, और ये अपने को बोलता है कि रेवेन्यू तुम्हारा 30% से रिड्यूस होएगा। एडवर्स इफेक्ट है, इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है। इंडिकेशन आया तो इंपेयरमेंट का टेस्ट करने का, याद है क्या? इंडिकेशन आया इसका मतलब ये नहीं इंपेयर हो गया, इंडिकेशन आया तो इंपेयरमेंट टेस्ट करने का। तो इंपेयरमेंट टेस्ट करने के लिए हमेशा अपने को दो अमाउंट चाहिए रहता है, एक कैरिंग अमाउंट और दूसरा कौन सा अमाउंट चाहिए रहता है? मेरे को याद नहीं आ रहा है। कैरिंग अमाउंट और दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट के अंदर अपने को दो अमाउंट चाहिए रहता है, एक होता है वैल्यू इन यूज, दूसरा होता है FVL-CTS। दोनों में से विच एवर इज हायर लेने का, बिकॉज जिस पर ज्यादा वैल्यू अपन वही करेंगे ना यार। ठीक है, तो वो अपने को बोला हुआ है कि SLM मेथड है, यूजफुल लाइफ 20 इयर्स है, नो रेसिडुअल वैल्यू। आगे ओके ड्यू टू ब्ला 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 ब्ला, सीधा काम की बात करेंगे। अपने को दिया हुआ है वैल्यू इन यूज 2,12,000। बराबर, ठीक है, इतना अपने को दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अपने को रिकवरेबल अमाउंट निकालना है, दो अमाउंट चाहिए, एक FVL-CTS और एक वैल्यू इन यूज। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं इसको रिकवरेबल मान सकता हूं, लेकिन अगर आपके पास वैल्यू इन यूज नहीं होता तो आप क्या FVL-CTS को रिकवरेबल मान सकते थे क्या? द आंसर इज नो, ये आप नहीं मान सकते। उस केस में अपन जाते हैं टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ सीजू। ध्यान रखना, अपन वैसे भी सीजू के अंदर ही है अभी भी, बट कोई दिक्कत नहीं, अपने पास वैल्यू इन यूज है तो अपन वो यूज कर लेंगे। कितना है? 2,12,000। तो ओके, तो मैं यूज कर लेता हूं उसको 2,12,000 जितना। तो मैं बोलता हूं ये मेरा इस दिन का कैरिंग अमाउंट, मेरा इस दिन का रिकवरेबल अमाउंट इज 2,12,000।
50,000। आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ जाएगा? 1,56,000 का आ जाएगा। इसमें से 80,000 आपका गुडविल एलोकेट कर लेगा और बाकी कितना बचेगा? 76,000 बचता है क्या? ओके, ये एलोकेट हो जाएगा। तो आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा 31 मार्च 13 का? इट विल बी 2,12,000। ये बचेगा इल, टोटल होएगा 2,12,000। अच्छा, इस समय पे लाइफ आपकी कितनी बची है? लाइफ आपकी बची है 18 ईयर्स, अगर आपको समझता रहेगा तो ये चीज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। फिर बोलता है सपोज बाय 31 मार्च 15 द गवर्नमेंट री इंस्टेसेस द लाइसेंस। बेसिकली वो बोलता है देयर इज अ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। रिवर्सल का इंडिकेशन है इधर, अगर आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे तो। बट 31 मार्च 15 की बात करता है, तो पहले आपको 31 मार्च 15 पे आना पड़ेगा। तो अगेन 2 साल का डेप्थ, 2 साल का डेप्थ निकालो, कितना आता है? 2,3,5,5,6। ओके, नो प्रॉब्लम। टोटल बताओ 31 मार्च 15 का कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 1,88,444। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये कितना आ रहा है? इल है, टोटल आएगा 1,88,444। ठीक है। अब रिवर्सल के केस में हमेशा दो अमाउंट निकालने का। पहले तो आप देख लो कैरिंग अमाउंट कितना है और रिकवरेबल अमाउंट कितना है। तो रिकवरेबल अमाउंट है 3,04,000 या 2,90,000, अपन विच एवर इज हायर लेंगे ना, तो हायर में 3,04,000 आ जाएगा ना। यस, ठीक है। तो मैं पीछे थोड़ा लिख दूं क्या? मेरा जगह कम है थोड़ा। 31 मार्च 15 का कैरिंग अमाउंट विल बी 1,88,444। रिकवरेबल इज 3,04,000। अच्छा, एक्चुअल रिवर्सल कितना दिख रहा है आपको? एक्चुअल रिवर्सल, ये दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे 1,1,5,5,6। अब अपन इसके अलावा एक और चीज निकालते हैं, वो होता है मैक्सिमम रिवर्सल। बराबर इसके लिए बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1। कैसे निकालेंगे मैक्सिमम रिवर्सल? तो इधर ही निकाल के दिखा रहा हूं आपको बाजू में। वर्किंग नोट नंबर 1 सिंपल। आप सबसे पहले निकालोगे कैरिंग अमाउंट अगर जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो। अच्छा, लेकिन 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 एक बात ध्यान रखना, आपको क्या गुडविल पे रिवर्सल करना अलाउड है क्या? नहीं। तो आप यहां जब कैरिंग अमाउंट लिखोगे तो आप एक्सक्लूडिंग गुडविल लिखोगे। सर ये कैरिंग अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? गुडविल को छोड़ के 3,20,000 के असेट्स थे, इसमें से 4 साल का डेप्रीसिएशन माइनस कर दो। तो कितना माइनस करोगे? 64,000 माइनस करोगे, कितना आएगा? 2,56,000 आएगा क्या? ओके। ये था कैरिंग अमाउंट इफ देयर वाज नो इंपेयरमेंट। जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं करते तो क्या होता? और कैरिंग अमाउंट आपका एक्चुअल कितना है आज के दिन पे? तो एक्चुअल है 1,88,444। ये आपको मिलेगा मैक्स रिवर्सल। बताओ कितना आ रहा है आपका? 67,556। तो आपका मैक्स रिवर्सल आता है 67,556। ऑफकोर्स आप जितना मैक्सिमम उतना ही कर पाओगे ना, बिकॉज एक्चुअल तो बहुत ज्यादा है। ये मैक्सिमम है, इतना ही मैक्सिमम लिमिट करने का, रट्टा मत मारना, लॉजिकली सोचना, इतना ही मैक्सिमम रिवर्सल कर पाओगे। तो बस रिवर्सल करने का कैरिंग अमाउंट आपकी बढ़ जाएगी। तो आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल क्या हो जाएगी? आफ्टर रिवर्सल इट विल बी 2,56,000। और आपकी लाइफ अभी कितनी बची होगी? 16 ईयर्स। दे दनादन धन, खत्म हो गया वाला क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, परफेक्ट। देखते हैं कुछ और आगे काम का इंफॉर्मेशन है कि अपने को। कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस निकाल लिया, ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एंड सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन दे राउंड। हो एक और चीज पूछिए इसके बाद का डेप्रिसिएशन। तो एक डेप्रिसिएशन परिणाम निकाल के बताओ ना मेरे को फटाफट से, कितना रहेगा? अबे 16,000 पर एनम रहेगा। अभी तुम नोटिस कर रहे हो तुमको आंसर प्रेजेंटेशन समझ में आने लग गया है, क्या क्या पूछा है तुमको समझ में आने लग गया है। मैंने कहा था ना जब आप सब्सिक्वेंटली रिवाइज करोगे तो समझ आता है कि क्या पूछा है। जब पहली बार पढ़ेंगे तो इतना क्लैरिटी नहीं आता है अपने को। चलो ठीक है, आपने बहुत बढ़िया काम किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। वी आर गुड टू गो। परफेक्ट है, वी आर गुड टू गो, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये अपना हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब मैं थोड़े कॉमन पुल के क्वेश्चन भी टेकअप कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि एलडीआर तो एलडीआर होते हैं भाई। ओके चलो, किसी ने इलस्ट्रेशन नंबर 5 बोला है, 5 भी था क्या? नहीं 5 होमवर्क में, अरे टाइम पास है वो, तुम खुद कर लोगे, 5 तो होमवर्क है वो। ठीक है चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाओ। मेरे को इसके लिए काफी अच्छी फीलिंग आती है, मेरे को पूरे इंडेक्स 36 के लिए अच्छी फीलिंग आती है, ध्यान रखना आप। ठीक है चलो, क्या बोलता है? ए लिमिटेड एक्वायर्स 80% ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी बी लिमिटेड फॉर 3,200 एट द डेट ऑफ एक्वेशन। बी लिमिटेड्स INA वाज 3,000। ए
इलेक्ट्स टू मेजर एनसीआई एट पीएसएनए मेथड। अब जिसने कॉमन पूल नहीं देखा है ना, मेरे को कंसेप्ट के लिए मत ज़्यादा उंगली करना, क्योंकि वो कंसेप्ट अपन ने वहाँ समझा के रखा है, ठीक है। डिटेल में समझना है कंसेप्ट तो वहाँ जाके देखना, इधर अपन सिर्फ वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अब सुन लो, जब एनसीआई पीएसएनए पे होता है तभी लफड़ा होता है ना। तो अपने को क्या करना पड़ता है, बेसिकली ग्रॉस अप वाला कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, नोशनल एनसीआई नोशनल गुडविल बुक करना होता है। कैसे करना है देखेंगे। सबसे पहले अपने को गुडविल का कैसे निकालना है वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही, कि पीसीए आपने 80% के लिए यूज किया था, एनसीआई आपने पीएसएनए पे निकाला। कैसे पीएसएनए पे, पीएसएनए का मतलब येडी की तरह गुड, इसका पीसी का 20% मत ले लेना, वो आईएनए का 20% लेने का ध्यान रखना, एक सिली मिस्टेक आप करोगे, ठीक है। लेस नेट एसेट करोगे तो गुडविल मिलेगा। फिर बोलता है एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बीस कैरिंग अमाउंट रिड्यूस टू 2700 एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बीस असेट्स इज दिस मच, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस एलोकेबल टू द पेरेंट एंड एनसीआई इन बोथ द केसेस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन अपन भी फटाफट से करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बोलेंगे सीजीयू। सीजीयू के अंदर दो चीजें, एक है आपका अदर असेट्स जिसका कैरिंग अमाउंट रिवाइज होकर कितना हो चुका है 2700, और एक है आपका गुडविल। ये गुडविल पार्शियल है, पार्शियल मतलब सिर्फ और सिर्फ किसका है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का है, विच इज 800। पेरेंट का स्टेक कितना था 80%, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था आपका जो कैरिंग अमाउंट है इट इज बेस्ड ऑन पार्शियल गुडविल, बट आपका जो रिकवरेबल अमाउंट होता है दिस इज बेस्ड ऑन फुल गुडविल, बराबर। रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है पहले केस में, इट इज गिवन एज 2000, है ना। टोटल टोटल किया ही नहीं, ठीक है। अब ये फुल गुडविल के हिसाब से, ये पार्शियल के हिसाब से, तो मैं बोलूँ कंपेरेबल नहीं है ये चीज, तो आपको एक चीज और ऐड करनी होती है, वो होता है नोशनल गुडविल ऑफ एनसीआई। ये सिर्फ कंपेरेबल पर्पस के लिए ऐड करते हैं। तो 80% का 800 है, तो 20% का कितना, मैं बोलूँ सबको पता है 200 रहेगा। टोटल कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 3700, सॉरी 2700। टोटल कैरिंग अमाउंट विल बी 3700। अब अगर आपको मैं पूछूं इंपेयरमेंट लॉस कितना, तो आप बोलोगे 1700। इसको आप बांटोगे दो लोग के अंदर। सबसे पहले गुड्डू के अंदर जो जाएगा 1000 जितना, सब नोशनल वोशनल गिन के कंसिडर करना, बिकॉज ये इंपेयरमेंट लॉस भी इंक्लूडिंग नोशनल है। और बाकी अदर असेट्स में जाएगा 700 रुपया, ठीक है। अब ये 1000 का दो बाइफर्केशन, पेरेंट और एनसीआई। जो एनसीआई वाला 200 है ये नोशनल है, इसको आप बुक नहीं करोगे, बराबर। जो पेरेंट वाला 800 है इसको आप बुक करोगे, बराबर। और इसको भी आप क्या करोगे, बुक करोगे। तो याद है मैं आपको एलोकेशन टेबल बनाना सिखाया करता था, बराबर। तो आप एलोकेशन टेबल बना लिया करना। अब इसमें जो भी एक्चुअल एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है वो लिखना। तो अदर असेट का कैरिंग अमाउंट था 2700, गुडविल का कैरिंग अमाउंट था 800, टोटल आपका कितना था 3500। इसमें आप इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट कर दो, इसमें कितना एलोकेट होगा 700 रुपया, इसमें कितना एलोकेट होगा पूरा 800 रुपया, टोटल कितना हो गया 1500। उतना ही अपने को रिकॉग्नाइज करना था, 1700 में से 200 तो नोशनल था ना यार, तो उतना ही बुक करना था। सिंपल, आपको मिल गया कैरिंग अमाउंट कितना 2000 रुपया, यहाँ डैश और यहाँ 2000 रुपया। आई होप सबको केस नंबर 1 समझता है, जिधर अपना रिकवरेबल अमाउंट कितना है 2000 रुपया, एकदम सिंपल है, ठीक है। कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस, ठीक है, हम वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर। अब मैं केस 2 का बात करता हूँ, जिधर आपका रिकवरेबल कितना है 2800 रुपया है। तो अब अपन कैसे करेंगे, अदर असेट है, गुड्डू है, कैरिंग अमाउंट 2700, 800, एड नोशनल 200, 1000, 3700, सॉरी 2700, मैं पता नहीं 3 क्यों लिख देता हूँ इधर, टोटल 3700, बराबर। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट कितना है 2800, इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा 900, बांटो। अभी अकेला ही गुडविल काफ़ी है, सबसे पहले तो इसके लिए तो अकेला ही गुड्डू काफ़ी है। अभी इसमें पेरेंट एनसीआई इन द रेशियो ऑफ स्टेक 20%, 80%, 720, 180, यह हो गया आपका नोशनल। तो इसको आप बुक नहीं करोगे, इतना बुक करोगे, बस एलोकेशन टेबल बना लो। तो उसमें आप लिखोगे अदर असेट गुड्डू 800, ये 2700, यहाँ रहेगा 720, तो कितना आएगा 80, 2700, 2780। इसका मतलब इधर जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ रहा है वो रिकवरेबल जितना नहीं आता है, बिकॉज ऑफ दिस। इसका लॉजिक अपन ने सब कुछ सीखा, डन एंड डस्टेड। क्लियर है वाला पार्ट, परफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 मार्क का आ सकता है, ध्यान रखना।
उसके बाद आ, उसके बाद और क्या है, रुको देखने दो। नहीं 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 नहीं, कचरा बट्टी क्वेश्चन कितना भर के रखा है इन्होंने। हाँ, सीधा आएंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 21 में। अब उस समय जब अपन ने पहली बार किया तब अपने आधा अधूरा किया था इसको, क्योंकि अपने को 103 नहीं आता था। अब अपने को पूरा ज्ञान है, आप हम एकदम तबियत से कर सकता है इसको। ठीक है, मार्क करना एलडीआर, अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलो, सन लिमिटेड इज एन एंटिटी विद वेरियस सब्सिडरीज। द एंटिटी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट एवरी ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च। ठीक है, ऑन 1st जुलाई सन एक्वायर्ड 80% in Pluto. Details of the acquisition were as follows. ठीक है, Sun acquired 8 lakh shares in Pluto by issuing 2 shares for every 5 shares acquired. Sun ने 8 लाख एक्वायर किया, 2 for every 5। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ सन शेयर वॉज 4 रुपीज। तो एक काम करता हूँ, मैं पीसी निकालना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पीसी निकालना शुरू कर देते हैं। क्या क्या दिया अपन ने पीसी में, शेयर्स दिया 8 लाख इंटू 2/5 का रेशियो इंटू ₹4, कितना आता है ये 12.8 lakhs, 3,20,000, 12.8 आ रहा है ना। ठीक है, आगे उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ प्लूटो लिमिटेड शेयर वॉज 1.4। प्लूटो के शेयर का भी कुछ काम का नहीं है अपने लिए। कॉस्ट ऑफ इशू पर 5%। ये जो कॉस्ट ऑफ इशू है वो पीसी का पार्ट नहीं बनेगा, सीधा पीएनएल में जाएगा। सन लिमिटेड इंकर लीगल एंड प्रोफेशनल कॉस्ट। आपको याद है का डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आप इंकर करते हो इन केस ऑफ पीसी, तो ये पीसी नहीं, ये पीएनएल में जाता है। अगर यही आपने किसी इंडिविजुअल एसेट के लिए इंकर किया तो अपन कैपिटलाइज करते थे, लेकिन जब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंकर होता है तो ये जाता है सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। फिर बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ आईएनए ऑफ प्लूटो ऑन 1st जुलाई वर मेजर्ड एट 1.3 मिलियन। आईएनए का वैल्यू दिया हुआ है और अपने को एनसीए का वैल्यू भी दिया हुआ है। बोलते हैं एनसीए फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो पीसी तो हो गया, तो अपन एक काम कर सकते हैं, गुडविल निकाल सकते हैं। गुड्डू कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे पीसी 80%, 12.8 लैक्स प्लस एनसीआई 20%। अब उसने बोला है फेयर वैल्यू मेथड। अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो अपन ने 80% एक्वायर किया, तो 80% में 8 लाख शेयर एक्वायर किए, तो एनसीआई के शेयर्स कितने होंगे। अगर 8 लाख शेयर 80% के हैं तो 20% के शेयर्स कितने, तो आप बोलोगे सर 2 लाख। अच्छा, ये 2 लाख की वैल्यू कितनी, ये एनसीआई हमारा सब्सिडरी के अंदर है, तो सब्सिडरी के शेयर के वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का, दैट इज 1.4। तो आंसर आपका कितना आएगा 2.8 लैक्स। अब माइनस करोगे आईएनए पूरा 100%। आईएनए कितना दिया हुआ अपने को 13 लैक्स ले लेते हैं क्या। ठीक है, बताओ गुडविल कितना आता है 2.6 लाख गुड्डू आता है। परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो अपने को ये सारी इंफॉर्मेशन गुड्डू निकालने के लिए दी थी, तो निकाल दिया गुड्डू। आगे फिर बोलता है प्लूटो लिमिटेड कंप्राइजेस 3 CGUs A, B and C. When Pluto Limited was acquired, the directors of Sun Limited estimated that goodwill arising on acquisition could reasonably be allocated to A, B or C on the basis of 2:1। अगर आपको 36 में सीजू का कंसेप्ट याद रहेगा, तो उसमें अगर गुडविल होता है और आपके पास मल्टीपल सीजीयू है, तो या तो गुडविल का आपको सब में बेनिफिट मिल रहा है और वो एलोकेबल है, मतलब आपको पता है कि कितना कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो बोलता है 2:1, ऐसा ही कुछ है शायद, 2:1। यस, तो जब एलोकेबल है तो कोई दिक्कत है क्या अपने को, जब एलोकेबल होता है तो कोई प्रॉब्लम होती है, द आंसर इज नो। तो अपन जो इंपेयरमेंट टेस्ट है एक ही स्टेज में करते हैं, लेकिन जब वो एलोकेबल नहीं होता है, व्हेन इट इज नॉट एलोकेबल, तो अपन 2 स्टेजेस में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। एक इंडिविजुअल टेस्ट विदाउट गुडविल और एक सारा सीजीयू कंबाइन करके फिर गुडविल का तड़का लगा देते हैं अपन उसके अंदर। ऐसा थोड़ा धुंधला धुंधला आपको याद आएगा तो भी मेरा काम बन जाएगा, बट ध्यान रखना जब वो एलोकेबल है अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कितने सीजीयूज है मेरे पास, ए बी सी 3 सीजीयू है। ठीक है, कर लेते फटाफट से। अरे हाँ, सॉरी मैं पीछे चला गया। ठीक है, हाँ, तो मैं पहले बता दूं गुडविल एलोकेशन ए बी सी 2:2:1, तो कितना रहेगा 1,00,000, 4,000, 1,00,000, 4,000 and 51,000। CGU A, ओ ए मतलब अदर असेट और गुडविल,
ओ ए कितना है 600, चलो वैसे ही लेते हैं 600 रुपीज इन थाउजेंड है। ये डे की तरह यहाँ 600 लिख के यहाँ पूरा 1,04,000 मत लिख देना, 104 लिखना फिर। टोटल कितना 704, ये कैरिंग अमाउंट हो। रिकवरेबल अमाउंट कितना है 740। अब बताओ कितना इम्पेयरमेंट लॉस। ये डे की तरह 36 मत बोल देना, कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, बुद्धि लगाओ। कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवर ज्यादा करने वाला, तो कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? नहीं। डन। सी जी यू बी ओ ए कैरिंग अमाउंट कितना है 550 बराबर। गुड्डू कितना है 104। टोटल कितना है 654। रिकवरेबल अमाउंट कितना है 650। चार पहले कौन बेयर करेगा? गुड्डू। तुम्हारे जिंदगी में एक गुड्डू था, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल लो। 550, 100, 650 हो जाएगा बराबर। ठीक है, उसके बाद सी 450 था। ओ ए 450। गुड्डू 52। टोटल 502। रिकवरेबल कितना दिया हुआ है 400। ठीक है, तो 102। तो अपने जिंदगी का गुडविल कितना था तुम्हारे सीजीयू में 52। बाजू वाले के गुडविल में एलोकेट मत कर देना येड़े की तरह, मतलब बाजू वाले का बीवी है वो, कुछ करूँ मत उसको। और बाकी ओए में जाएगा 50। बस 52 इधर एलोकेट करो, 50 इधर एलोकेट करो, 400 डैश। दिस इज योर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। दैट्स इट। आई होप तुमको समझता है। मांगा क्या था वो तो देखे जरा। रिक्वायर्ड क्या क्या मांगा था देख लो। सबसे पहले बोलता है कंप्यूट कैरिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, निकाल चुके क्या? हाँ। फिर बोलता है कंप्यूट टोटल इंपेयरमेंट लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ इंपेयरमेंट रिव्यूइंग, बराबर। निकाल चुके क्या? निकाल दिया सर। अब है ना इस केस में एनसीआई वॉज एट फेयर वैल्यू, तो जो भी गुडविल था वो कैसा था? वो गुडविल फुल गुडविल था, बराबर। अगर गुडविल में कोई भी इंपेयरमेंट होता है तो दोनों बेयर करेंगे, पेरेंट एनसीआई। अपन ने वो सीएफएस के अंदर सीखा है। तो वैसे ही वो बोलता है आखिर में अपने को ये बोलता है कि एनसीआई कितना लॉस बेयर करेगा, तो जितना भी इंपेयरमेंट लॉस आया है ना उसका परसेंटेज निकाल लेना, उतना एनसीआई बेयर करेगा। तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ अपने को इंपेयरमेंट लॉस कितना है, एक तो 4 का आया और एक 102 का आया, तो टोटल इंपेयरमेंट लॉस आया 4 + 102 इट इज इक्वल टू 106। बस पेरेंट के रेशियो में डाल देना 20:80, इतना एनसीआई बेयर करेगा, दैट इज 21.2। अब जब अपन ने 36 किया था तो अपने को बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं आता था, बता नहीं पता था मैं, और अभी बता सकता हूँ। तो देख लो यहाँ ऐसा ही कुछ निकाल के दिया हुआ है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। 22 करने का जरूरत नहीं, 23 पे आ जाओ। 23 एलडीआर मार्क करना है इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? 3 सीजीयू है, ए बी सी। ठीक है सर, है। आगे 2 कॉर्पोरेट असेट भी है। ओके सर, एक्स एंड वाई। ठीक है सर, 2 कॉर्पोरेट असेट एक्स और वाई। ओके। कैरिंग अमाउंट 600, 200। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स कैन बी एलोकेटेड ऑन ए रीजनेबल बेसिस, प्रो रेटा बेसिस टू द सीजीयूज। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अगर एलोकेबल है तो शाबाश एलोकेट कर दो, बराबर। आप नॉर्मली कैसे एलोकेट करते हो? इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको याद रहेगा ना, ये वो विचित्र क्वेश्चन है जिधर आप कैरिंग अमाउंट के रेशियो में नहीं, क्योंकि यूजफुल लाइफ भी दिया हुआ है तो उसको भी यूज करोगे। तो कैरिंग अमाउंट इंटू यूजफुल लाइफ दोनों का वेट्स निकालोगे, तो ऐसे 5,000 आएगा, ये 15,000 आएगा, या 22,000 आएगा। आप इस रेशियो में एलोकेट करोगे, ये चीज़ आपको याद ही करनी है। ठीक है, ओके। तो एलोकेबल है तो प्रॉब्लम ही नहीं, एलोकेट करो और इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो। दूसरा वो बोलता है वाई कैन नॉट बी एलोकेटेड। जब वो एलोकेबल नहीं है तो इसके लिए आपको इंपेयरमेंट टेस्टिंग 2 स्टेजेस में करनी पड़ेगी। एक आप इंडिविजुअल टेस्टिंग करोगे जिधर आप एक्स को इंक्लूड कर लोगे लेकिन वाई को इंक्लूड नहीं कर पाओगे। फिर वाई के लिए स्पेशली आप तीनों कंबाइन करोगे, ए बी सी कब सबको कंबाइन करोगे, और उसमें फिर वाई का तड़का लगा दोगे स्टेज 2 के अंदर। आपको ऐसा करना कैसे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ए बी सी का आपको क्या रिकवरेबल दिया हुआ है, टोटल का भी रिकवरेबल आपको दिया हुआ है। 8 मार्क का क्वेश्चन है, करने का कोशिश करते हैं, सिंपल है।
सबसे पहले जब मैं कॉर्पोरेट असेट एक्स के एलोकेशन का बात करूंगा बिटवीन ए बी सी, वो कौन से रेशियो में हो रहा है? 5000 5:15:22 बोल दूं क्या? 5:15:22, ठीक है। कितना है इसका वैल्यू? 600 रुपया। मारो ना एलोकेशन, एलोकेशन मार के आंसर करो। परफेक्ट, 71,214,315, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये अपने को एलोकेशन मिल गया। अब कुछ नहीं लिखो, कॉर्पोरेट वाई के लिए मैं बोलूंगा नॉट एलोकेबल इंडिविजुअली, सिंपल, इट इज नॉट एलोकेबल इंडिविजुअली। ठीक है, सीजू ए की बात कर लेते हैं। अदर असेट कैरिंग अमाउंट कितना है? 500 रुपया, बराबर एक्स का वैल्यू कितना? 71, टोटल कितना? 571, ये कैरिंग अमाउंट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिकवरेबल अमाउंट, कितना है? 600। येड़े की तरह बोल मत देना इंपेयरमेंट लॉस है, कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। ये 1 हो गया, सीजीओ ए हो गया। फिर सीजीओ बी का बात कर लेते हैं। अदर एसेट कितना है? 750। गुड्डू कितना? गुड्डू नहीं भाई, गुड्डू कहाँ से आया? कॉर्पोरेट एसेट एक्स कितना है? 214, टोटल कितना है? 964, ये कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 900, इंपेयरमेंट लॉस 64। मैं ऐसा बोलूँ ना, सारा 64 पहले एक्स बेयर करेगा, बाकी बाद में अदर एसेट में। येडी की तरह बोल मत देना ऐसा है, गुड ये गुडविल थोड़ी ना ये। कॉर्पोरेट एसेट वाले केस में इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट ही बेयर करेंगे, बराबर क्या? इन कैरिंग अमाउंट रेशियो दोनों के अंदर बेयर करवाओ, कितना आएगा? इधर 14 आएगा, इधर 50 आएगा। अब अपने को रेशियो निकालना मत पूछना कैसे आया रेशियो, वो अपने को आता है, टाइम पास नहीं करेंगे। अपने को मिलेगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट 700, 200, 900, खत्म। फिर आएगा सी जी यू सी, अदर एसेट का वैल्यू कितना है? 1100, एक्स का वैल्यू कितना है? 315, टोटल कितना है? 1415। ये मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया। मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 1400, 15 का इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट बताओ कितना कितना एलोकेट करूँ? 3 और 12, ये कितना हो जाएगा? 1088, और ये कितना हो जाएगा? 312, टोटल कितना हो जाएगा? 1400। ये तो अपन ने एक्स का कर लिया। अब फॉर द पर्पस ऑफ वाई, स्टेज 2 में अपन ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तो ऑलरेडी इंक्लूडिंग एक्स है, प्लस कॉर्पोरेट वाई ऐड करेंगे, बराबर कि नहीं? ठीक है, अब कितना है? ए बी सी और वाई का। अब मैं जब कैरिंग अमाउंट लिखूंगा तो कौन सा लिखूं? ओल्ड लिखूं कि रिवाइज लिखूं? रिवाइज लिखना मतलब बेसिकली स्टेज 1 के बाद वाला कैरिंग अमाउंट कितना है? रिवाइज कैरिंग अमाउंट 571, 900, 1400, 2871 आता है क्या मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं। यस, ठीक है। अच्छा, वाई का तो ऐड किया ही नहीं, अरे टोटल कर दिया सीधा, ये रहा है कि आदमी 200 रुपये इसका कौन ऐड करेगा? हाँ, आप टोटल निकालो भाई। अब बताओ 3071, ये हुई ना बात। अब बताओ रिकवरेबल कितना है? 3200, टोटल कितना आ गया? इम्पेयरमेंट लॉस कुछ भी नहीं, 0। अच्छा, एक खास बात आपको बताता हूँ, अब मैंने वहाँ ये चीज़ सिखाई नहीं थी, अब मुझे लगता है आपका काफ़ी ज्ञान है तो बता सकता हूँ मैं आपको। बाई चांस अगर यहाँ इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता तो आप बोलते तो सब लोग में बेयर करेंगे, आप नॉर्मली ऐसा बोलते सब में बेयर करने का अंदर रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट, लेकिन सब बेयर नहीं करेंगे। अरे तुमको पता है क्या ये चीज़? सब लोग बेयर नहीं करेंगे, क्यों? भाई साहब, इनका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका, ये सबका टेस्ट डन है। तुम समझ गए क्या? अगर इनका टेस्ट हो चुका तो अभी लॉस सिर्फ वाई बेयर करेगा, ओनली वाई। ये एक एग्जांपल में अपन ने किया था, एग्जाम मशीनरी ए था, मशीनरी बी था, वो अपन अपना आने वाला वापस से, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है, ध्यान रखना। ये ए में भी नहीं करेगा। अरे ए में इंपेयरमेंट लॉस आया नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट हो गया ना भाई। मान से आप ऐसा समझो, आपका एग्रीगेट हो गया, आपके दोस्त का नहीं हुआ, तो बोलते उसका भी नहीं आया तो इसको भी फिल कर देते, चलेगा क्या? अच्छा, बराबर समझ गया अभी, ठीक है। ठीक है ना?
अरे तुम सब हो जाओगे पास, शुभ शुभ क्या बोलो, जरूरत नहीं है तुमको मेरे शुभ शुभ बोलने की। आगे बढ़ते हैं, चलो ये हो गया अपना, और कुछ नहीं था उसके अंदर। अ, कहाँ से लाते हैं ऐसे एग्जाम्पल? अरे तुम मेरे को कहाँ, तुम मैं तुमको पूछूंगा, मैं तुमको कोई पूछा है कहाँ से लाते हो ऐसे सवाल? आपका फास्ट है, हाँ। रखना पड़ता है भाई, शादी का तू भी रखेगा बेटे। चलो, एनीवेज। अरे सही बताओ, मतलब क्या रखना ही पड़ता है? तो क्या तुम लोग शाणे हो गया? लड़की अकेले रखेगी, तुम लोग क्या खाते पीते बैठेंगे, उसके सामने समोसा भी पेल रहा है, वड़ा पाव भी खा रहा है? हैं? अरे थोड़ा उसको भी लगना चाहिए ना यार। एक तो वो तुम्हारे घर में रह रही, उसमें उसको उसको अकेले को उपवास करवा रहे तुम। हाँ, शर्म आता है कि नहीं तुम लोग को? रख, लौंडे लोग रखना सब लोग, जब भी करोगे तभी। हाँ, मजाक में नहीं, सीरियसली बोल रहे हो। चलो ठीक है, सुनना अभी। पेरेंट एक्वायर्स एन 80% ओनरशिप इंटरेस्ट इन सब्सिडरी फॉर 2100। अब ये भी है ना, कॉमन पूल में अपन ने किया था, ये अगेन ग्रॉस अप वाला है। मैं कराता आपको कैसे होएगा। सर अगर 200 से ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस नहीं आ सकता, वेपन नहीं आ सकता। आगे, पेरेंट एक्वायर्स एन 80% ओनरशिप इन सब्सिडरी फॉर 2100, ये आपका हो गया पीसी। ठीक है। एट दैट डेट आईएनए had a fair value of 1500, बराबर। पेरेंट चूजेस टू मेजर एनसीआई एट पीएसएन, अरे एनसीआई पीएसएन आ गया और इंपेयरमेंट आ गया, तो ग्रॉस अप लगा देना भाई साहब। ठीक है, आगे। The assets of subsidy together form the smallest group that generate cash flows that are largely independent, blah 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 blah. Because other CGUs are expected to benefit from the synergies, goodwill of 500 related to those synergies has been allocated to other CGU। मतलब जितना भी गुडविल आएगा उसमें से 500 किसी और सीजू में डालना है आपको। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ऐसा समझ नहीं रहा है मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 24, पहले क्या ढूंढेंगे? पहले गुड्डू ढूंढेंगे। अपन ने पीसी दिया 80% के लिए, कितना पीसी दिया? 2100 पीसी दिया। प्लस एनसीआई करना, एनसीआई येडी की तरह 20% आईएनए का करना, पीसी का मत कर देना बेवकूफों की तरह। 300 माइनस आईएनए आ जाएगा 1500, गुड्डू कितना आएगा? 900। 900 में से 500 का जो गुड्डू है वो अधर सीजीयूज में जाना चाहिए, अधर सीजीयूज के अंदर। तो एग्जिस्टिंग वाले में 400 आएगा। अब मैं एग्जिस्टिंग सीजीयू लिखता हूँ, एग्जिस्टिंग सीजीयू में आपका आईएनए कितना है? सॉरी, आईएनए क्या, अदर एसिड लिखो सीधा सीधा, आई माता का पाने का। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या नीचे जाके? वो नीचे जाके ये भी बोला है कि 31 मार्च को तुम्हारा नेट एसेट का वैल्यू हो चुका है 1350। ओ हो, और रिकवरेबल 1000 रुपया लिख देता हूँ भाई साहब। अदर एसेट का कैरिंग अमाउंट, अब आप बोलोगे 1500 क्यों नहीं लिखा? अरे जिंदगी में डिप्रिशिएशन नाम की चीज होती है ना भाई। तो यहाँ 1350। गुड्डू कितना लिखेंगे सिर्फ अपने सीजीयू का? दैट इज 400 रुपया। ठीक है, ये 80% रिप्रेजेंट करता है। पहले ग्रॉस अप मार, नोशनल वाला कितना? ये 80% 400, तो 20% कितना? 100 रुपया। ये हो गया 500, ये हो गया 1350, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1850, बराबर आपका रिकवरेबल दिया हुआ है 1000 रुपया। इंपेयरमेंट लॉस 850। अब अपने को पता है गुड्डू में पहले जाएगा 500 रुपया, 500 में से 400 और 100, ये 100 नोशनल इसको बुक नहीं करने का, बाकी बचा 350 रुपया, इसको बुक करोगे, इसको भी बुक करोगे और इसको भी बुक करोगे। एलोकेशन पता ना कैसे करेंगे? तो अगर एलोकेशन का टेबल बनाना हुआ तो कैसे करेंगे? एलोकेशन के टेबल में एक तो अदर एसेट था, एक गुडविल था। ये था 1350, ये था 400 रुपया, इसमें पूरा 400 एलोकेट कर, इसमें पूरा 350 एलोकेट कर। मतलब लॉस आया 850 का, फिर भी अपन ने 100 रुपया कम एलोकेट किया क्योंकि वो नोशनल था ना भाई साहब। तो बचा कितना? 1000 रुपया, और ये बचा शून्य, तो टोटल कितना हो गया? 1000 रुपया। खत्म हो गया क्वेश्चन, सेम था। फर्क क्या आता है? यहाँ था गुडविल ढूंढा, लेकिन 500 का गुडविल किसी और सीजू में था, तो 400 ही लिया बस, बाकी सब कुछ सेम था इस क्वेश्चन में। अरे ठीक है क्या? स्क्रिबल करने का ऐसे ही, अगर तुमको एग्जाम के समय में फटाफट पोर्शन कंप्लीट करना है, ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो मुझे बोलता है सर मेरा 115 करने में पूरा दिन निकल गया, 12 घंटा, सवाल ही नहीं उठता है, जाना ही नहीं चाहिए। तुम समझ रहे हो क्या? 12 घंटा अगर तुम 115 में दे दोगे तो पूरा एफ आर तुम्हारा 200 घंटे में रिवाइज होएगा। 200 घंटा आएगा देने के लिए भी अपने पास, 200 घंटा देंगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में सिर्फ एफ आर ही रिवाइज होएगा। तुम समझ रहे हो क्या? प्रॉब्लम ये है कि अपना स्पीड, मतलब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन किया, हाँ सर थक गए यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम ही, है ना, एकदम ही जाके उसको दीवार को ताड़ेगा, उधर ताड़ेगा, इधर देखेगा, उधर जाके पानी पिएगा, ज्यादा पानी पी के फिर सुसु करके आएगा, सब उधर ही वो जगह पे ही होता है सब तुमको उस दिन।
बराबर तो वो नहीं होना चाहिए, जब बैठो दबा के तो 1.5 घंटा उठने का भी नहीं वहां जगह से। तुम समझ रहे हो क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो, आदित्य लड़का है कि लड़की, क्या पता भाई साहब, यू नेवर नो। उसके लिए उसको मिलना पड़ेगा एक बार, लड़का हुआ। चलो अपन ने कौन सा क्या 24 किया ना अभी, ठीक है। देखो मैं बीच के क्वेश्चन अगर नहीं करवा रहा हूँ ना, तो वो ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आ सकते, वो ये जो आप कर लोगे सिंपल सिंपल है, रिकवरेबल अमाउंट ढूंढो, कैरिंग अमाउंट दिया रहेगा, निकाल लो, इम्पेयरमेंट एलोकेट कर दो, वो सब में मजा नहीं है। हाँ हाँ, ये आ गया ना 32। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, तो एक चीज ध्यान रखना, सॉल्व एट द एंड। क्यों? लेंदी है, ठीक है। सर हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आ गया? पढ़ते ही समझ जाएगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कैसा है ये, एलडीआर क्वेश्चन है लेकिन। एलिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच डील्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस। ये क्वेश्चन थोड़ा अपन शांति से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में जनरली तकलीफ जाती है, तो शांति से करेंगे। वो बोलता है इट इज हैविंग वेरियस प्लांट्स अक्रॉस इंडिया, देयर इज अ मशीनरी ए इन बड़ौदा प्लांट विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बॉटलिंग, ठीक है। देयर इज वन मोर मशीनरी विच इज मशीनरी बी क्लब्ड विद मशीनरी ए, ठीक है। मशीनरी ए कैन इंडिविजुअली हैव एन आउटपुट, बोलता है मशीन ए के अकेले का आउटपुट हो सकता है। मैंने बोला ठीक है। एंड ऑल्सो सोल्ड इंडिपेंडेंटली इन द मार्केट, बेसिकली वो कह रहा है कि मशीन ए का इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्ट पॉसिबल। मशीन बी कैन नॉट बी सोल्ड इन आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अकेले का कुछ काम का नहीं है, वो अकेला उसका अकेला भी कुछ नहीं होएगा। एंड विदाउट क्लबिंग विद मशीन ए इट कैन नॉट प्रोड्यूस आउटपुट एज वेल, मतलब उसको किसी के सहारे की जरूरत है ना, अकेले अंधेरे में इसका कुछ नहीं होता भाई। तो मशीन, मैं ऐसा बोल दूं क्या, इधर दो केसेस है, एक मशीन ए जिसका आप इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्ट करते, कोई बोलता है शादी करवाओ, मशीन ए जिसका आप इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्ट करते, मतलब ये खुद अकेले के लिए काफी है ना, ठीक है। फिर आएगा अपना सीजीयू, जिधर मशीन ए प्लस बी आपको कंबाइन करना ही पड़ेगा, मतलब इसको सीजीयू बनाना ही पड़ेगा। तुम समझ रहे हो क्या मैंने क्या बोला? यस। अच्छा, अब जब सीजीयू में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे, तो मुझे ये बताओ बाय चांस यहां लॉस आ गया, तो क्या वो लॉस ए बेयर करेगा? नहीं करेगा, बी ही बेयर करेगा। क्यों? क्योंकि ए का तो टेस्ट हो चुका ना। तो सर ए का हो चुका तो लेकर क्यों आए? अरे बी के लिए लेकर आए, अरे उसको बी के लिए लेकर आए। तुम समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? हाँ बस ठीक है। ये मत मतलब तुम समझ रहे हो क्या, सपोज तुमको एफआर में एग्जाम्पशन पिछले अटेम्प्ट में आ चुका था, है ना, अगले अटेम्प्ट में एफआर को कंसीडर करेंगे टोटल 200 करने के लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर तुम अगले अटेम्प्ट में बाकी 3 में फेल हो गए, तो तुम्हारा ये एग्जाम्पशन तो रहेगा ना भाई, इसका थोड़ी ना कुछ करेंगे अपन, फेल तो बोलेंगे तो 3 में फेल हुए, ये तो अभी भी है। मजा आ गया, मजा एकदम ही फील आ गई भाई, बस बस समझ गया, एकदम ही समझ गया। वाह, तुम, मैंने नोटिस किया तुम डरते बड़ा हो मेरे से। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है इसमें इंपेयरमेंट टेस्ट में कोई इंपेयरमेंट आए ना, मतलब तुम बाकी 3 में भी पास हो जाओ, और एफआर में तुम्हारा ऑलरेडी एग्जाम्पशन बढ़िया सा आ जाए, तो 80, 60, 50 और 55 इतने बढ़िया से मार्क्स से तुम पास हो जाओ, तो मजा नहीं आ जाए तुमको एकदम ही? लेकिन लेकिन मैं कुछ, जाने दो छोड़ो। ठीक है नहीं बोलता, जाओ माफ किया तुम भी क्या याद करोगे, जाने दो, ठीक है समझ गया ना तुम। हम्म, बोला ही नहीं मैंने कुछ, आगे बढ़ जाते। द कंपनी कंसिडर्स दिस ग्रुप, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, द कंपनी कंसिडर्स दिस ग्रुप ऑफ असेट्स एज अ सीजीयू and an inventory amounting to 2 lakhs and a goodwill amounting to 1.5 lakhs is included in such CGU। बोलता है ये CGU में सिर्फ ए और बी नहीं है, इस घर में सिर्फ बीवी और पति नहीं है, साथ में
समझ रहे हो तुम, देवरानी जेठानी भी है, मतलब वही इन्वेंट्री और गुड्डू, ठीक है, गुड्डू तो बाद में आएगा। चलो, अमाउंटिंग टू 1.5 lakhs इज इंक्लूडेड इन सच सीजी, ओके ठीक है। मशीन ए वॉज परचेस्ड ऑन 1 April 13 फॉर 10 lakhs एंड अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000। ये कम का बात है भैया। मशीन है अपन ने कितने में परचेस किया था, मशीन है अपन ने 10 lakhs में परचेस किया था 1 April 13 को। अब अपने को कौन से महीने का, कौन से साल का बात करने का, अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो हमको 31 March 18 पे आना है सबसे पहले, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है, ओके। तो और रेसिडुअल वैल्यू 50,000 दिया हुआ है, ये बहुत काम की चीज़ है, आधे लोग तो इसको इग्नोर ही कर देते हैं, बराबर क्या, ठीक है। मशीनरी बी वॉज परचेज ऑन 1 April 15, बी का बात तो छोड़ो, पहले ए का कर ले, क्या ए का कर ले तो बड़ी बात हो जाएगी। यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ ए एंड बी इज 10 years, ओके 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 ओके, अब मैं समझा, तो पहले ए का कर लेते हैं। क्या मैं थोड़ा भुलक्कड़ आदमी, भूल जाता हूँ ना, तो पहले ए का कर लूँ, ओके कर लेते सर। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 32 LDR, ओके। तो सबसे पहले मशीन ए लो, मशीन ए को 1 April 13 को पकड़ो, कॉस्ट थी 10 lakhs, ब्रैकेट में लिख दिया करो इसकी लाइफ है 10 years एंड रेसिडुअल वैल्यू इज $50,000। 50,000 के बाद आप 5 साल का डेप निकालोगे, 5 साल का डेप निकालने के बाद आपको कितना आएगा, तो येड़े की तरह 5 लाख मत बोल देना, आरवी कौन कंसिडर करेगा बे, तो 10 lakhs माइनस 50,000 डिवाइड बाय 10 years, तो आपका कितना आ जाएगा 4.75 lakhs। तो कैरिंग अमाउंट ऑन 31 March 18 कितना आ जाएगा आपका 5,25,000। ये यू करने वाले अबे, ये जिंदगी में यू जैन तूने दूसरी बार सुना रहेगा, एक तो तूने आज खुद बोला तो खुद तूने सुन लिया, पहली बार पता है कब सुना रहेगा, जब तेरा जन्मदिन था, पहला जन्मदिन, उस दिन डॉक्टर भी तेरे को देख क्या है ये हो गया। हाँ ठीक है, आगे, ठीक है, हंसता है की ठीक है। तो ये अपने को ये मशीन का अपन ने कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। कैरिंग अमाउंट के बाद दूसरा अमाउंट क्या चाहिए होता है अपने को, रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट ढूंढने के लिए दो चीजें चाहिए, एक वैल्यू इन यूज जो बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर, दूसरा FVLCT है जो बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। अब वैल्यू इन यूज कैसे निकालोगे आप, एक मेरी बात समझ के ले लेना, आपको अगले 5 साल का, नेक्स्ट 5 years का, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लोज चाहिए ना, तो नेक्स्ट 5 का कैश फ्लोज दिया हुआ है, लेकिन अपने को बोला है एक्सक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू, तो अपन रेसिडुअल वैल्यू भी ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसमें 50,000 और ऐड कर देना, बराबर। बस इसका आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10%। अब निकालते मत बैठो, पीछे जाके सोल्यूशन में आंसर देख लो कितना है, वो निकालना अपने को आता है, 489,650 ले लेते चुपचाप, ज़्यादा माथा मत खपाना है सबके अंदर। हाँ, तो अपन बोलेंगे 489,650, बराबर, ठीक है। अब अपन आएंगे मशीन, अभी अपन मशीन ए पे ही अब तक, मशीन ए के FVLCTS पे आ जाते हैं अपन तो मशीन ए का FVLCTS इधर नीचे दिया हुआ है। पहले तो बोलता है करंट मार्केट वैल्यू इज 7 lakhs, वैल्यूएशन फी 1 लाख, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था अगर आपको याद रहेगा तो, ये आपका कॉस्ट टू सेल नहीं है, बेचने का खर्चा नहीं है ये, इसको किए बिना भी आप खर्चा कर सकते हो, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेलिंग नहीं है, तो इसको इग्नोर करना है आपको। तो आप FVLCTS कैसे निकालोगे, 7 lakhs, इसको इग्नोर करो, फिर डिसमेंटलिंग 1.5, पैकेजिंग 25, लीगल 75, मतलब 7 lakhs माइनस 2.5 lakhs, अगर आप ये सब मिला लोगे तो 75 1.5 सब, तो कितना आ जाएगा 4.5 lakhs आ जाएगा। तो FVLCT ध्यान रखना, वैल्यूएशन फीस इग्नोर कर देना, ये की तरह कंसिडर किया तो पाप लगेगा भाई साहब, तो विच एवर इज हायर लेंगे तो अपन ये लेंगे। अब बताओ इंपेयरमेंट लॉस कितना आता है, 5,25,000 माइनस 489,650 कितना आ रहा है आपको, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, 35,350, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये करने के बाद आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा मशीन ए का 31 March 18 को, इट विल बी 489,650, बहुत ही बढ़िया। आई होप सबको यहाँ तक समझता है, कुछ नहीं तो इतना तो कर लोगे। चलो आधा मार्क दे दिया आपको, आगे बढ़ जाते हैं फिर आएंगे अपन CGU के अंदर, बराबर। CGU में आएंगे अपन, अरे बस बस क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। मशीन ए, मशीन बी, ठीक है, उसके अलावा और क्या आता है CGU के अंदर, मशीन ए मशीन बी के अलावा, पता है बोला था इन्वेंट्री और गुडविल भी है, तो गुडविल भी है
और इन्वेंट्री भी है। अच्छा, इन्वेंट्री आपने कंसिडर तो किया है, लेकिन मैं बोलूँ आउट ऑफ स्कोप है। अगर ये आउट ऑफ स्कोप है तो येडी की तरह कभी भी इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट मत कर देना। ठीक है, टोटल ओके। 31 मार्च 18 का वैल्यू 489,650, ये तो अपने को आया कैरिंग अमाउंट। अच्छा, बी का निकालना पड़ेगा ना, बी का डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बी का आपको कैसे दिया हुआ है, वो बोला हुआ है बी का 1/4 को इट वॉज 5 lakhs विथ नो रेसिडुअल वैल्यू और 10 साल की लाइफ थी, बराबर। तो मैं बी का कैसे निकालूंगा, 1/4 को 5 lakhs था, 3 साल का डिप्रिसिएशन, तो मैं बोलूँ 5 lakhs माइनस 3 years डेप, और इसका लाइफ 10 years है, तो कितना बचा रहेगा 3.5 lakhs। बहुत बढ़िया। गुड्डू जरा देख के बताएंगे, तो अपने को बोला था इन्वेंट्री 2 लाख, गुड्डू 1.5 लाख, गुड्डू 1.5 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर। टोटल जरा कर लेंगे, 489,650 प्लस 3,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस कितना 1,189,650 आता है। यहाँ तक आया, ठीक है, चलो। अच्छा, मैं एक और चीज़ लिख दूंगा कि मशीन ए का लाइफ आज के दिन पे कितना बचा है, आपने 13 में परचेज किया था, तो आज के दिन पे इसका लाइफ 5 years बचा है। इसका लाइफ 10 years में से रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग 7 years है। ये बात आप ध्यान रखना, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन काम आएगी आप। ओके, रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है 10 लाख रुपया, आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो मिलेगा 10 लाख किधर दिया हुआ है। इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 189,650। पहली बात, जितना भी एक गुड्डू में एलोकेट कर दे, कर दिया सर 1,50,000, ठीक है। इन्वेंट्री में तू कर नहीं सकता, मशीन एक ऑलरेडी टेस्ट हो गया, कर नहीं सकता, बचा क्यों बी, तो बी में कितना करेंगे 39,650। इसके लिए बस एक नोट लिख देना कि भाई क्यों नहीं करेंगे, तो मैं बोलूंगा ऑलरेडी इंपेयरमेंट टेस्ट डन ना, ऑलरेडी इंपेयरमेंट टेस्ट डन। सिंपल है, एकदम सिंपल लॉजिक भाई, तुम समझ रहे हो, तुम पास हो चुके थे, तुमको वापस तो ना बोले ग्रुप 1 देख, निकल गया तो निकल गया भाई, ठीक है। चलो आगे, अब मुझे बताओ मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 18 को कितना रहेगा। ये तो 489,650 रहेगा, इसकी लाइफ बची है 5 years, ठीक है। उसके बाद ये कितना रहेगा, ये आपका रहेगा 310,350, इसकी लाइफ बची है 7 years, ठीक है। गुड्डू कुछ नहीं बचा, इन्वेंट्री 2 लाख रुपए बचा, इसका कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, आप देख लेते क्वेश्चन चाहता क्या है अपने से, बहुत सारी चीजें चाहता है वो अपने से। सबसे पहला इनको चाहिए कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू, क्या अपन ने सीजीयू का इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लिया 189,650, ठीक है। कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच एसेट आफ्टर चार्जिंग इम्पेयरमेंट लॉस, क्या अभी जस्ट अपन ने ये चीज लिखी है, यस, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18, जस्ट अभी यही लिखा है मैंने, ओके। अबे बीवी बना हुआ है स्मार्ट वॉच भी, बोलता है गेट अप एंड वॉक अराउंड, अबे सब आगे। कंप्यूट द प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन, अरे हाँ ना रे, एक कम है क्या घर पे, ये देखो ना अलग अलग बना हुआ है ये, कि आओ बड़ा, उठ उठ कर चल चल चल, आया है देखना, रोब जमा रहा है मेरे ऊपर। आगे, कंप्यूट द प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 18-19 ऑन द अबव एसेट। अरे डेप्रिसिएशन मांग रहा है भाई साहब, इतना नहीं निकाल सकते क्या अपन, एक साल के आगे का डेप्रिसिएशन, तो मैं बोल दूंगा लेस डेप्रिसिएशन 18-19 का, निकाल मुन्ना निकाल। अब यही निकालते हो ध्यान रखना है, इसका रेसिडुअल वैल्यू 50,000 अभी भी है, ये डे की तरह जीरो मत मान लेना, ध्यान रखना, बराबर क्या 489,650 माइनस 50 डिवाइड बाय 5, 87,930 माइनस 489,650, 401,720, ये कितना रहेगा 310,350 डिवाइड बाय 7, 44336 ले लेते, माइनस 310,350, 266,014। गुडविल तो कुछ बचा नहीं है, इन्वेंट्री तो 2, इसका कुछ लो मत, इन्वेंट्री का टोटल निकाल लो 2 लाख रुपये टोटल, समझ गया। ये तुम्हारा कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 19 आ गया। उसने तुमको ये निकालने बोला था, जो भी निकालने बोला था चाहिए तो साइड में एक बॉक्स मार के दे देने का, एग्जाम में हमेशा ऐसे करने का। डेप्रिसिएशन मांगा है पार्ट बी फॉर द ईयर 18-19, तो बता दे भाई इतना है 87,930 ए के ऊपर और बी के ऊपर 44,336। तुम समझ रहे हो क्या, आपने ना स्कूल में ऐसा करते थे,
जब एलजीब्रा का क्वेश्चन आता था ना, तो अपन पहले पूरा वर्किंग करते थे, फिर आंसर को बॉक्स कर देते थे। तो इसी को बॉक्स कर देना, या तो अलग से लिख देने का, 2 सेकंड लगता है उसको लिखने में। सेम ऐसे में करने का, बॉक्स मारने का हमेशा आंसर को। ठीक है, चलो आगे बढ़ू क्या? यहाँ ये तक पूछा था, ये तो कर लिया अपन ने। ठीक है सर, ये भी कर लिया। अब आगे क्या बोलता है? कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU एज ऑन 31 मार्च 19। आप बोलोगे सर निकाल चुके, लेकिन इनको ये वाला कैरिंग अमाउंट नहीं चाहिए। जब अपन क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ेंगे ना, तो देयर इज सम रिवर्सल ऑल्सो। यहां तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? परफेक्ट, ठीक है। अब बोलता क्या सुनो, इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद 22 कर चुके हैं। रिकवरेबल इज 10 lakhs ऑन 31 March 2018 कर चुके हैं। The company has done assessment of recoverability of CGU and found that the value of CGU is 11 lakhs। हटा दो एक बार इसको। रिकवरेबल वैल्यू ऑफ मशीन ए इज 4.5। पहले मशीन ए का रिकवरेबल 4.5 हो चुका है, तो मशीन ए का इंडिविजुअल रिवर्सल चेक कर ले पहले। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज माय पार्ट नंबर 3 ऑन मशीन ए। कैसे करेंगे देखो, सिंपल सिंपल लिखो पहले। 31 March 2019 का महीना है, कैरिंग अमाउंट है ना सर 410720। रिकवरेबल है ना सर 4,50,000। कितना मैक्स रिवर्सल, सॉरी एक्चुअल कितना दिख रहा है ये बता दो, चलो फटाफट। तो आप बोलोगे 48,280। ठीक है सर, अब मैक्स निकालना है। मैक्स कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट बना दो मैक्स रिवर्सल के लिए। ठीक है, 2 अमाउंट चाहिए सर। एक कैरिंग अमाउंट, अगर जिंदगी में इम्पेयरमेंट नहीं होता तो क्या होता? अगर जिंदगी में इम्पेयरमेंट नहीं होता तो मशीन ए 1 अप्रैल 13 से लेकर 31 March 19 तक 6 साल डिप्रिशिएट होता है ना। तो निकाल लो भाई। कैसे निकालेंगे? वैल्यू थी 10 लाख, -50,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, लेकिन कितने साल का चाहिए? 6 साल का चाहिए। डिप्रिसिएशन माइनस कर देना। तो मैं बोलूँ इट विल बी 10 लाख माइनस 5.7 लैक्स, तो बचता है 4.3 लैक्स। बराबर की नहीं? आप डायरेक्ट भी कैसे भी निकालो, आंसर आपको ये आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये था, फिर कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, ये तो अपने पास ऑलरेडी होता है 4,01,401,720। कितना आएगा? 28,280। ठीक है, तो ये आ गया आपका मैक्स रिवर्सल। कितना मैं रिवर्स करूंगा बताओ? रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑन 31 March 19 कितना आ जाएगा? 4,30,000। ये किसका आपने किया? ए का कर दिया। यहाँ तक सबको समझता है क्या? ओके, ठीक है। अब अपन सीजू के रिवर्सल की बात करेंगे। रिवर्सल ऑफ सीजू, ठीक है। अब सीजू में क्या क्या है अपने पास? मशीन ए है, बी है, गुड्डू तो बचा नहीं है, इन्वेंटरी है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका तो रिवर्सल ऑलरेडी डन, बराबर। इसका नॉट परमिटेड, ये आउट ऑफ स्कोप। तो बचा किसका रिवर्सल करना? किसका रिवर्सल करना बाकी? सिर्फ बी का रिवर्सल करना बाकी, ठीक है। कैरिंग अमाउंट लिख लेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, रिवाइज वाला लिखना, रिवाइज वाला। इधर 4,30,000, इधर कितना दिया हुआ था अपने को? 3। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अब आप कोई भी तरीका फॉलो कर लो। 310,350। और क्या आपके इन्वेंट्री का वैल्यू चेंज होने वाला है क्या? क्या आपके इन्वेंट्री का वैल्यू चेंज होएगा? द आंसर इज नो सर, इन्वेंट्री का वैल्यू में कोई चेंज आपका होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अपन इन्वेंट्री को एज इट इज कितना लिखेंगे? 2 लाख रुपए था ना इन्वेंट्री मेरे हिसाब से। यस, तो इन्वेंट्री वॉज 2 lakhs, तो मैं वैसे का वैसे लिख दूं क्या? ठीक है, चलो। इन्वेंट्री वॉज 2। बी का, अच्छा मैंने गलत लिखा था, सॉरी 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 सॉरी। बी का कितना रहेगा? 2,66,000, सॉरी, इट विल बी 2,66,014। अब मैं बोलूँ मेरे को जब रिवर्सल करने का है, तो मेरे को सिर्फ बी पे करने का है, ठीक है। अपने को रिकवरेबल कितना दिया हुआ है? अपने को रिकवरेबल इज गिवन एज, टोटल तो लिखूं 11 लैक्स, ठीक है। आईसीआई पता है क्या करता है? आईसीआई 11 लैक्स रिकवरेबल लेता ही नहीं है।
ICI 9,60,000 लेता है। ICI रिकवरेबल 960 लेता है। अब ये 960 कैसे आया बताता हूँ मैं कैसे आया। आप नीचे देखना, अपने को सबसे पहले क्लियरली बोला हुआ है कि रिकवरेबल ऑफ CGU 10 लाख, तो ठीक है। आगे नीचे नेक्स्ट ईयर में रिकवरेबल ऑफ CGU इज 11 lakhs ऑन 31st March 19, ठीक है। फिर रिकवरेबल इंडिविजुअली दिया हुआ है, ए का 450, ए एंड बी मिला के 760। तो बोलते जब ए एंड बी मिला के 760 है ना, तो इसमें अपन सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 9.6। वो ऐसे लेता है। अब सर कौन सा एग्जाम में करना है, देखो जो ICI ने किया एग्जाम में करने का, वैसे दोनों से आपको आंसर सेम आने वाला है, आपको आंसर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलने वाला है, बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ू, ठीक है। अब करना कैसे, ये बात प्लीज ध्यान से देख लो। करने के बहुत सारे मेथड है, मैं आपको इजी वाला मेथड सिखाता हूँ। टोटल ये पहले टोटल कितना आता है इसका, 432 अच्छा 896,014, ओके ठीक है। पहले बता दो आपको एक्चुअल रिवर्सल कितना दिख रहा है। अगर आप ये कंसिडर करोगे ये वाला, तो बताओ कितना दिख रहा है। 63,984, 986 दिखना चाहिए, 986, ठीक है। फिर निकालना है अपने को मैक्स रिवर्सल, बना लेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। देख लो वर्किंग नोट क्या निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट, ठीक है। अब ये मैं कैसे लिखूंगा, देखो कैरिंग अमाउंट मेरे पे क्या क्या है कैरिंग अमाउंट के लिए। मशीन ए है, ए का तो है मेरे पास 430 बराबर। अच्छा मशीन बी का आपको निकालना पड़ेगा। अगर इम्पेयर नहीं करते तो आज कैरिंग अमाउंट क्या होता, क्या होता, सिंपल। पता है कितना होता, आपकी मशीन थी 5 लाख की, इसमें से 4 साल का डिप्रिसिएशन माइनस कर तो 3 लाख रुपया होता। अब वो मेरे को पूछना मत तीन कैसे आया, ये सिंपल है भाई, ठीक। गुडविल लेना नहीं है, और क्या है अपने में, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 2 लाख एज इट इज लिख दो। मतलब मैं बोलूँ मैंने सिर्फ इसके लिए निकाला वर्किंग नोट, बाकी तो सब सेम था। कितना आ गया आपका, ये आपका 9,30,000 आएगा। बस यही तो निकालना था, यही तो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। अभी कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट ये तो है अपने पास 89,014, बस निकाल लो मैक्स 33,986, बस 33,986 ये मैक्स है आपका। अब ये मैक्स इसमें एलोकेट कर नहीं सकते, गुडविल में कर नहीं सकते, इसमें कर नहीं सकते, सिर्फ इसमें एलोकेट होएगा, ये ऐड होएगा माइनस में 33,986, बस रिवाइज करेंगे और निकल जाएगी आपकी। अब इससे क्या सीखने मिला अपने को, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये हो गया तुम्हारा, सबको समझा क्या किया अपन ने। ये सब मेरे को सीखने क्या मिला, सबसे पहला जब आप शुरुआत करोगे मशीन का इंडिविजुअल टेस्ट करना है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मशीन सीजू का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना है, यहाँ से भी ये सीखना किसी मशीन बी बेर करेगा और गुडविल बेर करेगा, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। वो निकाल लिया। उसके बाद शांतिपूर्वक ICI ने बोला है कि अगले साल का डिप्रिसिएशन निकाल, शांति से निकालना, सिली मिस्टेक मत करना, ये भूलना मत। निकाल दिया, ठीक है सर। रिवाइज कैरिंग अमाउंट मिल गई आपको, ओके। उसके बाद आपको चाहिए रिवर्सल। ए का तो सिंपल है, कैरिंग अमाउंट लिखो, रिकवरेबल लिखो, एक्चुअल लिखो, मैक्स के लिए अपन वर्किंग नोट बना लेंगे, निकाल लेंगे सर। फिर आता है रिवर्सल ऑफ CGU, जो बुद्धि लगानी है वो यहाँ लगानी है। ए का ऑलरेडी हो चुका, गुडविल का अलाउड नहीं है, ये आउट ऑफ स्कोप है, बराबर। लिखो सबका, लेकिन रिवर्सल सिर्फ इसका होएगा अल्टीमेटली, कैरिंग अमाउंट लिख दिया। रिकवरेबल एज पर ICI कैसा है मैंने बताया। अब इसमें एक्चुअल लिख दो और मैक्स निकाल लो। मैक्स के लिए जो पहला अमाउंट है वही क्रिटिकल है, कैरिंग अमाउंट इफ नो इंपेयरमेंट। ए का रिवर्सल करना नहीं तो जो है चुपचाप वो छाप दे। मेन बी का है, तो बी का कैरिंग अमाउंट इफ देयर वाज नो इंपेयरमेंट तो 5 लाख माइनस 4 साल का डिप्रिसिएशन ये होता। गुडविल है नहीं, इन्वेंट्री छापना है, ये एक बार आ गया फिर ये तो था ही तुम्हारे पास, मैक्सिमम रिवर्सल आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, परफेक्ट है। ये वाला पार्ट प्लीज प्रैक्टिस करना, और आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन लेंदी है तो लास्ट में करना, ठीक है। ओके आगे बढ़ू, ओके परफेक्ट। हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 32। कितने मार्क्स का आ सकता है, देखो ना 2 लोग ने सेम सवाल पूछा है, पंचायती कितनी जीवन में तुम्हारे। मेरे को नहीं, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन 12 मार्क का, 12 मार्क वो 32 मार्क बोलता है, अच्छा 32 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, सॉरी।
कम है बहुत, ठीक है तू सेट कर लेना सौरभ पेपर, ठीक है। मेरे होठ पढ़ मैंने क्या बोला अभी। ठीक है। कोजी नहीं थी ये जब तेरा कोजी वाले से झगड़ा हो जाए ना, तो वो कैसा बोलता है, तो वो वाली कोजी थी ये। हम्म। 28 में क्या था? अरे नहीं 28 इजी आप कर लोगे वो, 28 में दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ दिक्कत आएगी वहां अपन डिस्कस करें काम की, ठीक है। 33, अब 33 अपन सॉल्व करने का जरूरत नहीं, ऊपर से डिस्कस कर लेंगे। इसमें है क्या, क्वेश्चन बड़ा है तो देखो क्या चाहिए इनको, इनको चाहिए कि आप क्या कंप्यूट करो, यू शुड कंप्यूट वैल्यू इन यूज हर साल का। नॉर्मली अपने को कैश फ्लोज दिए रहते हैं, यहाँ कैश फ्लोज निकालने हैं, कैसे निकालेंगे। बोलता है पहले तो मशीन खरीदा, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ उसको। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 13, हमने 10,000 स्टेयरिंग व्हील्स बेचे एट अ प्राइस ऑफ 190 पर व्हील, ठीक है। अब वो बोलता है हमको वैल्यू इन यूज चाहिए। आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, द मोस्ट रिसेंट बजट अप्रूव्ड बाय ई लिमिटेड मैनेजमेंट कवरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 13 31 मार्च 18। अगर आप नोटिस करोगे ये टोटल 5 साल होते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग द एक्सपेक्ट कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सेल ई स्टेयरिंग व्हील फॉर 200 ड्यूरिंग 13-14। अब अपने को है ना वैल्यू इन यूज में पास्ट वाले कैश फ्लो चाहिए रहती है कि फ्यूचर के कैश फ्लो चाहिए रहते हैं, फ्यूचर के कैश फ्लो चाहिए रहते हैं, बराबर। तो वो बोलता है फ्यूचर के कैश फ्लो मतलब कौन सा ईयर आपका, ये साल मत लेना, 12-13 मत लेना, फ्यूचर में आपका सिर्फ 13 से लेकर 18 तक आ रहा है। तो आपके साल कहां से शुरू होंगे, 13-14, 14-15, बराबर क्या 15-16, 16-17, 17-18। जैसे आपने कॉलम बना लेना आपका आधा काम हो गया। क्यों, अब एकदम सिंपल सिंपल दिया हुआ है। बोलता है कि आपका 13-14 में सेलिंग प्राइस 200 होगा और फिर 3% से बढ़ेगा। तो आप यहाँ 200 लिखोगे, यहाँ 200 प्लस 3% 206 आएगा, फिर 206 प्लस 3% करोगे, फिर इसका प्लस 3%, इसका प्लस 3%, ऐसा करोगे। दैट्स इट, बराबर। ये आपको पर यूनिट का सेलिंग प्राइस मिल गया, इससे आपको कैश इनफ्लोज मिलेगा। फिर वो बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 14, मतलब 13-14 में एक्सपेक्ट टू सेल 10,000 स्टेयरिंग व्हील्स, इट विल इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर। तो ये आपको सेलिंग यूनिट्स मिल गए। तो 10,000, 10,500, फिर इसका प्लस 5%, उसका प्लस 5%, उसका प्लस 5%, जो भी है तुमको समझ में आता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, आपको क्या मिलेगा, कैश इनफ्लोज मिलेगा, 5 साल का कैश इनफ्लोज मिलेगा। ये समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद ये इनफ्लोज कमाने के लिए कुछ आउटफ्लोज भी करना पड़ेगा। तो बोलता है ई एस्टिमेट दैट ई स्टीयरिंग व्हील कॉस्ट 150, बराबर। और ये कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 1% ड्यूरिंग 14-15, 2% ड्यूरिंग अंटिल 18। तो 13-14 में नहीं बढ़ेगा ना, मतलब 14-15 से बढ़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में आप कॉस्ट पर यूनिट कितना लिखोगे, 160, फिर 160 प्लस कितना परसेंट था, पहले साल में बढ़ेगा 1%, तो प्लस 1%, फिर हर साल प्लस कितना 3% है ना, कि 2%, सॉरी, फिर हर साल प्लस 2%, फिर इसका प्लस 2%, इसका प्लस 2%, ऐसा। कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स आपको मिलेगा कैश आउटफ्लोस, बराबर। तो ये आप इनफ्लो से माइनस करोगे, 5 साल का आपको मिलेगा जो भी है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला आपको, यस। उसके बाद वो क्या बोलता है, फिर बोलता है इन 13-14 इट एक्सपेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी कॉस्टिंग 1 लाख, दिस विल रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। अब तक कुछ काम वाम हुआ नहीं, सोच विचार कर रहा है। सोच विचार को आप क्या करोगे, सीधा सीधा इग्नोर करोगे। अच्छा, बीच में एक चीज रह गई, मेंटेनेंस कॉस्ट। 15-16 में मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो 15-16 वाले साल में, मैं बोलूँ 15-16 वाले साल में एक मेरे को और खर्चा करना पड़ेगा, वो जो भी रहेगा वो माइनस कर दूंगा क्योंकि आउटफ्लो रहेगा ये। अच्छा, उसके अलावा आप बोलते हैं डिस्पोजल वैल्यू 80,000 है, तो ये इनफ्लो रहेगा, ये लास्ट केस में आना चाहिए 80,000 लास्ट ईयर केस में, बस। अब ये आपको ये सब करके ये प्लस होएगा, सॉरी यहाँ प्लस होएगा, ये प्लस होएगा, ये 80,000। तो आपका
कैश इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस माइनस मेंटेनेंस वाला आउटफ्लो और ऐड कर देना ये डिस्पोजल वैल्यू। इससे आपको कैश फ्लोज मिलेगा, नेट कैश फ्लोज। बस डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना, मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तुम समझ रहे हो, पूरा खेल नंबर्स का है। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया किस तरीके से आपको करना है ये चीज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो मजा आएगा, मतलब अपने लिए अच्छा है, करके जाओगे तो आ सकता है। क्लियर है वाला पार्ट? इसमें डेप्रिसिएशन क्यों माइनस नहीं करते? रोकड़े में आउटफ्लो हो रहा है क्या विपिन? नहीं ना, तो क्यों माइनस करोगे आप? कैश इनफ्लोस कैश आउटफ्लोस। बड़े आगे, ठीक है। 34 34 सॉल्व कर लेते फटाफट से। पानी पी सकते हैं ना फर्स्ट में? अरे मैं पानी, भाई पानी पीते अपन। ओ भाई, पानी पी सकते हैं। मतलब इतना नहीं करता भाई मैं कि पूरा भूखा प्यासा, वैसा नहीं। ये चलता है रात को। देखो ना वो, अरे वो अलग रहता है भाई, वो नहीं करता मैं, मर जाऊंगा वो 12 घंटा बड़बड़ करके। उतना वो भी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला पानी पी रहा, वो नहीं पी रही, वो भी पी रही है पानी। हाँ चलो। अगर टैक्स रेट दिया होगा तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके कैश। ओमकार मैंने ऐसा कभी कुछ बोला करने के लिए? आप जो बोल रहे हो मैंने ऐसा कभी कुछ बोला? नहीं ना। बराबर। हर छेद उंगली करने के लिए नहीं होता है, मत कर। इतना कर ले जो मैं बोल रहा, बाकी दिमाग एग्जाम के बाद लगा। चलो। PQR लिमिटेड इज द कंपनी विच हैज परफॉर्म्ड well in the past due to one of its major assets. An item of equipment suffered a significant and unexpected deterioration in performance. Management expects to use the machine for a further period of 4 years after 31st March 16, but at a reduced level. Okay, ठीक है। The equipment will be scrapped after 4 years. 4 साल के बाद आप स्क्रैप कर दोगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देख लो इसके अंदर। अपने को 4 साल कैश फ्लो दिया हुआ है, ठीक है। ये कैश फ्लो को क्या काम आएगा? क्या काम आएगा कैश फ्लो? वैल्यू इन यूज निकालने के लिए निकाल लोगे, ठीक है। द अबव कैश फ्लो शुड बी अज्यूम टू बी ऑकर ऑन द लास्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। प्री टैक्स रेट इज 9%। को प्री टैक्स रेट ही चाहिए रहता है। मशीन कोड हैव बीन सोल्ड फॉर 6 लाख एंड रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंस 96,000। तो ये किसके लिए काम आएगा आपको? FVLCTS के लिए काम आएगा। तो 6 लाख माइनस 96,000 विच इज इक्वल टू 5,04,000। आगे, द मशीन could have been revalued previously and at 31st March 16 an amount of 36,000 was held in surplus in respect of the asset। अभी क्या काम का देखते हैं। कैरिंग वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 6,60,000, बहुत सिंपल है। तो आपका कैरिंग अमाउंट कितना है? 6,60,000, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए दो अमाउंट निकालोगे, एक वैल्यू इन यूज जो कि आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू यूज करके, सीधा छाप के बता दो कितना है। तो 588,230, तो इट इज 588,230। और ये कितना आता है रिकवरेबल यहाँ से? 5,04,000। FVLCTS, तो ये लेंगे ना अपन। तो 588,230 कितना आता है इम्पेयरमेंट लॉस? 71,770। अब इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है? इट डिपेंड्स कि असेट कौन से मॉडल पे है। अगर असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो ट्रीट द इम्पेयरमेंट लॉस लाइक रीवैल्यूएशन लॉस। मतलब पहले आप इस लॉस को प्रीवियस गेन सेट ऑफ करोगे। तो जितना प्रीवियस गेन है उतना आपका OCI में जाएगा। तो कितना OCI में जाएगा आपका? जितना प्रीवियस गेन था 36,000, उतना आप सरप्लस से एडजस्ट करोगे। बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस से कितना होएगा वो? 35,770। सिंपल। आगे फिर बोलता है इंडियन गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट इट मे कंपेंसेट द कंपनी फॉर एनी लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट। सिर्फ सोचा है कि मे कंपेंसेट कर सकते हैं आपको जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ उसके लिए, कंटिजेंट है। तो जब ये वो होता है ना, इंडेक्स 20 के अंदर अपन पढ़ते हैं, आप गवर्नमेंट ग्रांट से तभी रिकॉर्ड करते हो व्हेन इट इज रिसीवेबल, जब आपको पता है कि आप रिसीव कर लोगे। सोचा है तो इग्नोर कर देने का उसको, बराबर कुछ करना नहीं है इसका, ठीक है। तो बस उतना ही था क्वेश्चन, और कुछ है नहीं इसके अंदर, देख लो।
इम्पेयरमेंट लॉस इतना आता है, सरप्लस से एडजस्ट करोगे, बाकी अपन इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे 30। Any compensation that would be accounted when it becomes receivable. At this point, the government has only stated that it may reimburse. Therefore, credit should not be taken for any potential. 30 कौन सा था? 34 था। 35 सिंपल है, आप कर लोगे, 35 में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर में से क्वेश्चन नंबर 1 एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना सिर्फ। ये इंडेक्स 21 के लिंक्ड है, थोड़ा सा होमवर्क में देख लेना एक बार, इसको इतना क्रिटिकल है नहीं। मेन आएगा 22। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी ग्रॉस अप वाला कंसेप्ट है, ठीक है। ये अपन एक बार निपटा लेते फटाफट से। क्या है इस कंसेप्ट के अंदर, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले वो बोलता है 80% एक्वायर किया है, ठीक है, 190 मिलियन में। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट दिया हुआ है 200 मिलियन, ठीक है। एनसीआई किस पे मेजर करेगा? प्रोपोर्शनेट शेयर इन ऑफ नेट एसेट। अरे रे एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर, और अगर इंपेयरमेंट आ गया तो ग्रॉस अप फिर करना पड़ेगा, कर लेंगे। On 31st March 14, Vision Limited has carried out its annual review of the goodwill on consolidation and found evidence of impairment. Okay, no impairment has been evident blah, blah, blah. On 12 and 13, सीधा 14 में impairment हुआ है, ठीक है। The review involved allocating the assets into 3 CGUs, 3 CGU है, बोलता है A, B, C, ठीक है। The carrying value of individual CGUs are given below. ये क्वेश्चन आपने कॉमन पूल में किया था, पता है मेरे को। तो 3 सीजीयू है अपने पास, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। इंटेंजिबल पीपी करंट एसेट, करंट एसेट में आप कोई भी जिंदगी में कोई लॉस एलोकेट करोगे क्या इंपेयरमेंट का? नहीं। सीजीयू के अंदर पड़ा है, पड़े रहने दो, कोई भी इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट मत कर देना येडे की तरह। आगे, इट वाज नॉट पॉसिबल टू मीनिंगफुली एलोकेट द गुडविल ऑन कंसोलिडेशन ऑन द इंडिविजुअल सीजीयूज बट ओ हो गुडविल इंडिविजुअली एलोकेबल नहीं है, तो मैं बोलूं इंपेयरमेंट टेस्ट 2 स्टेज में करेंगे। ओहो मजा आ गया, ठीक है, करते हैं। फिर इंटेंजिबल ब्ला 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 ज्ञान दिया हुआ है। वैल्यू इन यूज एज अ सिंगल सीजीयू, टोटल सीजीयू का दिया हुआ है 31 मार्च 14 का कितना? 350 मिलियन। ओके, आगे डिस्कस एंड कंप्यूट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट एज पर 36। जब ऐसा बोलते हैं ना डिस्कस, तो 36 के बारे में थोड़ा 2-4 लाइन लिख कर आ जाना, 2-4 शब्द प्रेजेंट कर देना। एज पर इंडिया 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट फॉर कंप्यूटिंग इंपेयरमेंट बोलने का वी हैव टू कंपेयर कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट। इन दिस केस एनसीआई इज मेजर्ड एट पीएसएनए, देयरफॉर वी विल हैव टू ग्रॉस अप द एनसीआई टू मेक इट कंपेरेबल। ऐसा खुद का ज्ञान लिख कर आओ, खुद के वर्ड्स में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज्ञान लिखते लिखते भावनाओं के अंदर भय मत जाना कि 15 मिनट तक ज्ञान ही लिखे जा रहे, ज्यादा आता है तो। तुम समझ रहे हो क्या लिमिट तक शगुन का? तुम समझ रहे हो क्या? अगर किसी के शादी में खाना खाने जा रहे हो, फ्री का थाली खाने जा रहे हो, शगुन दोगे तो ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा यारी हो गई, ज्यादा अच्छा खाने लग गया तो शगुन में 1 लाख रुपए दे दिया। शगुन तो 1000 या 500 रुपए का देंगे ना भाई, बस यहां भी इतना ही देना। अरे कैलकुलेट करते हैं ना भाई, फैमिली के 4 मेंबर गए तो एक थाली होगी 700 रुपए की, तो 4 थाली 2800 रुपए की, तो मैं दूंगा 2000 रुपए ताकि 800 रुपए का अपना फायदा हो। समझ रहे हो कि नहीं? और ट्रैवलिंग अगर जोड़ा, ट्रैवलिंग लंबा है तो 2000 भी नहीं 1500 रुपया देंगे, 500 रुपया ट्रैवलिंग का काटेंगे उसके अंदर से, सवाल ही नहीं उठता है। मारवाड़ी दिमाग। और अलग ऊपर से अगर वो सामने वाला बोल दे कि नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी, तो बस लिफाफा अपने जेब में रह गया भाई, पूरा खाना फ्री हो गया तुम्हारे लिए। सिंपल, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बराबर। और अगर अपन शादी के उस तरफ है जहां अपन लिफाफा ले रहे तो मना करने का ही नहीं, अरे इसकी क्या जरूरत थी लेके जेब में डाल लेने का, तुम्हारा भी प्लेट का थोड़ा सा रीइंवेस्टमेंट हो गया, पार्शियल रीइंवेस्टमेंट, सिंपल। हाँ चलो मेरे शादी में ऐसा हुआ था, जनरली बता दूं तो, मैं जैसे हम लोग की शादी में ऐसा था कि नहीं लेंगे लिफाफा। तो जब मेरे दोस्त लोग आए तो मैंने दोस्तों से पूछा क्या है, तो बोले कि वो गिफ्ट कार्ड है शॉपर स्टॉप का। तो मैंने बोला ये तो मैं लूंगा ये तो मैं मना नहीं करूंगा। तो मैंने उन लोगों को बोला तू तब देना जब मम्मी डैडी घर स्टेज पे नहीं हो गए, मम्मी डैडी गुस्सा कर देंगे भाई कि माता खराब है क्या तेरा। तो वो आए तो मैंने बोला अरे दे दे तू फटाफट रे, 10,000 रुपए का शॉपर स्टॉप का वाउचर था भाई, मजा आ गया, एकदम ही फील आ गई। दोस्त लोग से क्या शर्माना यार, वो तो लाए इतना मेहनत से, है ना। बाकी लिफाफा वगैरह कुछ लिया नहीं अपन ने, तो ले लिया बस। और वो मैंने लिया, वहां से मेरी बीवी ने ले लिया, उसने शॉपिंग कर डाली, खत्म, कुछ फायदा ही नहीं हुआ अपना, है ना, रीएम्बर्समेंट। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन फटाफट से। क्या करना था इसके अंदर, सबसे पहले गुड्डू निकालो भाई। गुड्डू कैसे निकालेंगे? पीसी 80% के लिए कितना दिया था अपन ने? 190 मिलियन बराबर। ऐड करना एनसीआई 20%, 20% 190 का मत ले लेना येडी की तरह, कितने का आएगा 20%? 200 रुपए का आएगा, 240 रुपया। माइनस करेंगे आयन ने तो बोलेगा 230 रुपया, 230 नहीं 200 रुपया, तो आपका गुड्डू कितना आएगा? 30 रुपया। बराबर, मैंने बराबर किया क्या?
ठीक है, 30 रुपया गुड्डू आ गया। फिर आप इंडिविजुअल टेस्टिंग करोगे सीजीयू ए का। सीजीयू ए में क्या था, एक था इंटेंजिबल, एक था पीपी, एक था करंट असेट। इंटेंजिबल पीपी करंट असेट अभी कोई गुड्डू एलोकेट नहीं करेगा, अपने को आता ही नहीं है, स्टेज 1 चालू है। स्टेज 1 में पता ना, इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्ट विदाउट गुडविल, बिकॉज गुडविल एलोकेबल नहीं है। मैं बोल दूंगा नॉट एलोकेबल, केबल केबल, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट बोलेंगे, कितना है कैरिंग अमाउंट, 30 80 60, 30 80 60, और वो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 170, ये 180, कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, बराबर ना, ठीक है। फिर सी जी यू बी का बात करेंगे, वही आई ए पीपी करंट असेट, 10 50 30, 10 50 30, 10 50 30, टोटल 90, रिकवरेबल 66, इंपेयरमेंट लॉस कितने का 24। सिर्फ ये दो में एलोकेट करना, बताओ कितना आता है, 4 और 20 ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 रुपया, ये हो जाएगा 30 रुपीज़, ये हो जाएगा 30 रुपीज़, टोटल कितना हो जाएगा 66 रुपीज़, बराबर है ना, ठीक है। फिर आएगा सी जी यू सी, ओके, आई ए पी पी करंट। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, 60 40, रिकवरेबल कितना है, ये कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल 104, कोई इंपेयरमेंट नहीं है, ठीक है। अब फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल सब कंबाइन करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा ए प्लस बी प्लस सी, टोटल ऐसे ही मान लो ना। तो यहाँ रहेगा 170 प्लस 66, 236, 236 प्लस 100, 336 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर, यस, ठीक है। अब इसका तो टेस्ट हो चुका, फिर ऐड क्या करेंगे, गुडविल। अब ये पार्शल 80% वाला कितना था, 30 कैरिंग अमाउंट। अब पहले नोशनल ऐड करना पड़ेगा ग्रॉस अप के लिए, ये अपनी स्टेज 2 की टेस्टिंग चल रही है ना भाई, कंबाइन वाला, हाँ। तो नोशनल कितना ऐड करेंगे, 20%, कितना आएगा 7.5, 336, टोटल करेंगे तो आएगा 373.5। ये कैरिंग अमाउंट, ये रिकवरेबल अमाउंट विच वॉज गिवन एज 350, 23.5 बांट दे पूरा, ये गुडविल के लिए काफ़ी है। गुडविल में पेरेंट और एनसी आएगा 20% और 80% कर दे। चल पहले पेरेंट का बता दे, 18.8, एनसी आएगा कितना 4.7, ये एलोकेट आप नहीं करोगे, ये आप एलोकेट करोगे। बस एक फाइनल एलोकेशन टेबल बना दो। तो एलोकेशन टेबल में आप बोलोगे ए बी सी सबका मिला के 336, इसमें कुछ भी इंपेयरमेंट लॉस आप एलोकेट नहीं करोगे, बराबर। फिर आप बोलोगे गुड्डू, गुड्डू जितना था वो बताओगे, 30 था, उसमें से जितना एलोकेबल है वो माइनस करोगे, तो ये कितना बचेगा 11.2 बचेगा, ये 336 बचेगा, टोटल लिख देना चाहिए तो 347.2, जगह नहीं है तो बाजू में लिख दिया, और इसी के साथ 36 along with कॉमन पूल, खत्म। कंसेप्ट पढ़ने का जरूरत पड़ा था क्या अपने को, पढ़ा कुछ नहीं ना, क्वेश्चन करते करते समझ लिया कंसेप्ट, आगे बढ़ जाने का, कहानी खत्म। तुम समझ रहे हो क्या, बस इतना ही करने का था। अपन ने ऊपर से ग्रॉस अप वाले भी सारे क्वेश्चन कर लिए, तुम वो समझो, है ना, ठीक है। क्या मस्त आदमी निकले आप तो, मतलब अब तक मैं अच्छा आदमी नहीं था क्या, हाँ। चलो, मेरे को ऐसा लगा था, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ ऑनेस्टली, मैं बताया था ना, मैं इंडेक्स दे नहीं पाऊंगा कि मैं क्या क्या करवाऊंगा। मेरे को ऐसा लगा था कि 36 करने में 2.5 घंटे लग जाएंगे। मेरा आज का टारगेट रहता कि मैं 36 कंप्लीट कर लूँ कैसे भी, क्योंकि ये मेरे को लगता आएगा एग्जाम में। लेकिन अपन ने पहले ही कर लिया 1 घंटा 20 मिनट में। जब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फटाफट हो जाएगा अपना। तो बस अगर तुम उसको और थोड़ा डिटेल में करोगे तो 1 घंटा और लगा देना, और कितना लगा दोगे, 2.5 घंटे में 36 हो गया, खत्म, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नाउ वी डिजर्व अ स्मॉल ब्रेक। अपन एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लेते, ठीक है। उसके बाद अपन, नहीं क्लास खत्म नहीं है भाई, इधर ही मैंने बोला था ना, अपन ने यस्टरडे वो क्या बोलते हैं, छुट्टी हो गया था, तो आज थोड़ा ज़्यादा खींचते हैं ना यार। ऐसा रोज अपन
40-45 मिनट एक्स्ट्रा खींचेंगे तो हो जाएगा ना अपना कवर, क्या टेंशन की बात है, जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं बता दूं, मैं तुच्चे इंडेक्स नहीं करवाऊंगा, इंडेक्स 2 इंडेक्स 8 वो सब नहीं, वो जो तुम कर लोगे वो छोड़ दो, जो तुम नहीं कर पाओगे वो सब करवाएंगे, हाँ? तो जैसे 40 हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसके काम की बात कर लेंगे, 41 कर लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन ले लेंगे उसके, 12 कर लेंगे, 12 ऐसा। तो अभी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट इमीडिएट वाला मैं कौन सा उठाने वाला हूं, 40 अपना हो चुका ना, 40 हो गया ना अपना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट इमीडिएट 105 उठा लूंगा। मेरे को 105 से ऑनेस्टली इस अटेम्प्ट में थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम है, लेकिन यार ये पढ़ने का तरीका गलत है कि एक्सपेक्टेशन कम है तो रिवाइज नहीं करे, तो मैं इसको करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा क्विक कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, है ना। और इसके बाद अपन 41 भी कर लेंगे, तो मेरे को लगता है 2 तो कर सकते हैं अपन गिवन टाइम के अंदर, कोशिश करेंगे। तो आज भी अगर 2 हो जाए तो जिंदगी का मजा नहीं आ जाएगा तुमको, असेट बेस्ड कॉल में सारे इंडेक्स निपट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। चलो, तो ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट बाद मिलते हैं, टू बी प्रिसाइज लेट्स मीट एट अराउंड 1:35-1:36 PM के अराउंड मिल जाते हैं, ठीक है, अराउंड, ओके। चलो, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू आफ्टर 10-15 मिनट्स।